बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बीवी घर से भाग गई। मैंने अपनी इज्जत बचाने की खातिर गांव में मशहूर कर दिया कि मेरी बीवी मर गई। यूं नौकरानी को ढेर सारे पैसों का लालच देकर कहा कि गांव वालों के सामने तुम मरने का नाटक करो, मैं कुछ देर बाद तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। वो मान गई। जब मैंने रात को उसे बाहर निकालने के लिए कब्र खोली तो पांव तले से जमीन निकल गई। रात के पिछले पहर मेरी आंख खुल गई थी। मैंने करवट बदली तो ये देखकर हैरान रह गया था कि दूसरी साइड खाली पड़ी थी। वहां मेरी बीवी नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद वो बाथरूम में गई होगी, इसलिए मैं उसका इंतजार करने लगा था। मगर आधा घंटा गुजर जाने के बाद भी मेरी बीवी बाथरूम से नहीं निकली तो मुझे कुछ शक सा हुआ था। मैंने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया, मगर अंदर से कोई आवाज ना आई तो दरवाजा खोल दिया। बाथरूम खाली पड़ा था। मैं बहुत घबरा गया था कि आखिर सना रात के इस पहर कहाँ जा सकती है। मैं कमरे से निकलकर बाहर आ गया। लाउंज भी खाली पड़ा था। मेरी परेशानी बहुत बढ़ गई थी। मैं बौखलाया हुआ पूरे घर में अपनी बीवी को तलाश कर रहा था। तब मेरी नजर लॉन के पिछले हिस्से की जानिब पड़ी थी। वहां मुझे एक हेवला सा नजर आया था। मैं जल्दी जल्दी उस जानिब बढ़ा था। मेरे कदमों की चाप सुनकर उसने मुड़कर देखा था। वो कोई और नहीं बल्कि सना ही थी। मुझे देखकर तो उसकी रंगत जर्द पड़ गई थी। मैं बोला, सना तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हक्का बक्का होकर मुझे देखने लगी और बोली, नौमान मैं यहाँ कैसे पहुंची? मैं उससे इस किस्म के सवाल की तवक्को नहीं कर रहा था। मैं बोला, सना तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो इधर उधर देखने लगी थी जैसे किसी को तलाश कर रही हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कमरे में ले आया। सना को बेड पर बिठाकर मैंने उसे पानी का गिलास पेश किया, मगर उसने पीने से इनकार कर दिया। वो रोने लगी थी। मैं बोला, सना क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? कहने लगी, नमान में बहुत गहरी नींद सोई हुई थी, मुझे नहीं कि मैं वहां कैसे पहुंची। मैं बोला, कोई बात नहीं, अब तुम अपने कमरे में हो और बिल्कुल महफूज हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सना कुछ भी नहीं बोली थी। बड़ी देर तक वो यूं ही दीवार को घूरती रही। फिर बोली, नमान लाइट बंद कर दो, मुझे नींद आ रही है। मैंने उसका कहा मान लिया। वो थोड़ी देर बाद ही बहुत पुरसुकून सी नींद सो चुकी थी, जबकि परेशानी के आलम में मेरी सारी नींद उड़ चुकी थी। मैं ये सोच सोच कर हैरान हो रहा था कि आखिर सना को हुआ क्या था। मेरी और उसकी शादी को 4 माह हो चुके थे, मगर उसने आज तक ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि मैं मौके पर पहुंच गया और उसे किसी ने इस तरह लॉन के पिछले हिस्से में जाते हुए नहीं देखा था। नहीं तो सबको मौका मिल जाता बातें बनाने का। दरअसल मैंने सना से मोहब्बत की शादी की थी। हम जागीरदार लोग हैं, जबकि सना दूसरे गांव की थी। ये लोग हमारे हम पल्ला भी नहीं थे। अम्मी मुझे दूसरे गांव के सरदार की बेटी का रिश्ता दिखाने के लिए लेकर गई थी, मगर मैंने सना को देख लिया। वो पानी भरकर वापस लौट रही थी। जैसे कहते हैं ना, पहली नजर की मोहब्बत। मैं बिल्कुल वैसा ही हो गया था सना को देखकर। फिर मैं बहाने बहाने से दूसरे गांव जाने लगा। सना से भी रवाबित बढ़ा लिए थे। मैंने उसे शादी की ऑफर की तो उसने कबूल कर ली, और जब मैंने ये खबर घर में बताई तो कयामत ही आ गई थी। अम्मी ने मुझे खूब लानतान की थी। वो कहने लगी, लड़की पसंद ही करनी थी तो अपने हम पल्ला लोगों की लड़की पसंद करते। मैंने कह दिया, अम्मी दिल पर कोई इख्तियार नहीं है, मैं मजबूर हूँ। मैं हवेली का बड़ा बेटा था। मेरा एक कदम छोटे भाइयों के लिए भी रास्ते खोल सकता था। अम्मी इस बात से बहुत डर रही थी। खैर शुरू से ही मैं जिद का पक्का था, इसलिए अपनी जिद मनवा कर ही रहा था। मैंने सना से शादी कर ली थी। अम्मी का रवैया मेरी बीवी के साथ बहुत लिया दिया सा था। वो अक्सर घर के मुलाजमों के सामने ही उसे डांट दिया करती थी। वो अच्छी थी, साबिर थी, इसीलिए सब कुछ चुपचाप सह लिया करती थी और मुझसे किसी चीज का शिकवा भी नहीं करती थी। मगर इस सब के बावजूद मैं सना का बहुत ख्याल रखता था। उसके लिए मैंने खास मुलाजमा का बंदोबस्त किया हुआ था, जिसको मैंने ये हिदायत की हुई थी कि 24 घंटे तुम मेरी बीवी के साथ रहोगी और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखोगी। सना मुस्कुरा दिया करती थी। वो कहती, नौमान मैं कोई जद्दी पुश्ती जागीरदारनी नहीं हूँ जो मुझे काम की आदत ना हो। आपने सफिया का बिला वजह तकल्लुफ़ ही किया, मैं अपने सब काम खुद कर सकती हूँ। मैं कहता, अब तुम मेरी बीवी बन गई हो, इसलिए तुम्हें प्रोटोकॉल भी चौधरियों जैसा ही मिलना चाहिए। हम दोनों की जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, मगर अम्मी हम दोनों के दरमियान अक्सर फूट डलवाने की कोशिश किया करती थी। इसलिए आज सना ने जो हरकत की थी उस वजह से मैं बहुत डर गया था, क्योंकि इस तरह तो सबको बातें बनाने का मौका मिल जाता। मैं तो दोबारा सो नहीं पाया था, जबकि सना हर सू उजाला फैल जाने के बावजूद भी सोई हुई थी। मैंने उठकर मुंह हाथ धोया और अपने कमरे से बाहर निकल आया। सफिया मुझे दरवाजे पर ही मिली थी। वो कहने लगी, साहब जी सना बीबी जाग गई है क्या? मैंने नफी में सर हिला दिया और बोला, नहीं वो अभी सो रही है। क्यों, सब खैरियत तो है? उसने सर इस बात में हिला दिया और बोला, मुझे बीबी जी के साथ बहुत जरूरी काम था। मैं कुछ कहे बिना ही आगे बढ़ गया था। नाश्ता करके जमीनों पर आ गया तो जहन से कल रात वाला वाकया बिल्कुल ही मादूम हो गया था। दोपहर हुई तो मुझे सना का ख्याल आया था। मेरा दिल बहुत बेचैन हो गया था, इसलिए जल्दी से घर की जानिब चल दिया था। मैं घर पहुंचा तो देखा कि सना इस वक्त भी लॉन में खड़ी थी। मैं उसी की जानिब आ गया और बोला, सना यहाँ क्या कर रही हो? वो कहने लगी, कल रात आपने मुझे यहीं देखा था ना, इसीलिए आई हूँ।
मैं सुराग लगाना चाहती हूँ कि आखिर में यहाँ आई कैसे थी। मैं बोला, सना, क्या तुम्हें नींद में चलने की आदत है? उसने सर इस बात में हिला दिया और बोली, हाँ है तो, मगर अब खत्म हो चुकी है। मुझे शादी से पहले ही आदत थी। मैं उठ के सहन में आ जाया करती थी। एक दो बार तो घर से बाहर जाने की कोशिश भी की थी, इसीलिए अम्मी घर में ताला लगा दिया करती थी। अब जब से शादी हुई है मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं बोला, तुम फिक्र मत करो, अब से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि रूम को अंदर से लॉक कर लिया करूं। मेरी बात सुनकर सना के चेहरे पर सुकून फैल गया था। हमारी हवेली का लॉन बहुत वसी था। मैं आगे बढ़कर दरख्त वगैरह देखने लगा था। तभी मेरे कानों में सफिया की घबराई सी आवाज़ सुनाई दी थी। वो बोली, बीबी जी, आप मुझे मरवा देंगी। मैं चौंक गया था। तभी सना बोली, बकवास बंद करो अपनी, इधर उधर देख कर मुंह खोला करो, नौमान है यहाँ पर। सफिया की बौखलाई हुई आवाज़ सुनाई दी थी। वो कहने लगी, अच्छा मैं भी चलती हूँ फिर। इतना कहकर वो चली गई थी, जबकि मैं सोच में पड़ गया था कि ऐसी कौन सी बात थी जो सना मुझसे खुफिया रखना चाह रही थी। मैं सना के पास आया तो महसूस हुआ कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। उसने अपने हाथ पीछे की जानिब किए हुए थे। मैं बोला, सना, क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो? वो कहने लगी, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, बस मुझे चक्कर आ रहे थे। इतना कहकर वो कमरे की जानिब चली गई। मुझे सना की बहुत फिक्र हो रही थी। वो ऐसा अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही थी? उसकी तबीयत तो ठीक थी ना। मैंने सोचा कि चलो, अगर सना मुझसे कुछ छुपा रही है तो मुझे भी इस मामले में घुसने की जरूरत नहीं है। औरतों की अपनी 100 बातें होती हैं, और फिर हर बात अपने शौहर को तो नहीं बताई जाती ना। रात हुई तो हम सब ने मिलकर खाना खाया था। अम्मी कहने लगी, नौमान, तुम्हारी शादी को काफी अरसा हो गया है, तुमने अभी तक मुझे कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। मुझे दादी बनाने का इरादा नहीं है क्या? मैंने सना की तरफ जोमानी नजरों से देखा तो वो मुझे कुछ परेशान सी नजर आई थी। वो मेरे भाइयों की जानिब देख रही थी। मैं समझ गया था कि उसे अच्छा नहीं लगा कि ये बात गैर मर्दों के सामने की जाए। मैंने बात का मौजू बदलने को कहा, अम्मी, मैं तो आपको बहुत जल्द खुशखबरी सुना दूंगा। अब आप भी हमें कोई अच्छी सी खबर सुनाएं। मेरे भाई माशाल्लाह अब गबरू जवान हो चुके हैं। आपने इनकी शादी का नहीं सोचना क्या? अम्मी ने इस बात में सर हिला दिया और कहने लगी, हाँ हाँ, मैं सोच रही हूँ। अपने बेटों की शादी में बहुत अच्छे घरानों में करूंगी। अपनी हैसियत के मुताबिक ही बहू लाऊंगी। ये न सोचना कि तुम्हारी तरह कमी कमी लड़की को बहू बना कर ले आऊंगी। मैं घबरा गया था। मुझे लगा था कि सना रोते हुए खाने की मेज से उठकर चली जाएगी। मैंने सना की जानिब देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, अम्मी, मुझे तो लगता है कि आपके बाकी बेटियों की किस्मत में भी कमी कमी लड़कियां ही लिखी हैं। मेरी अम्मी के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, बकवास बंद करो अपनी। छोटे घरों की लड़कियों को तो इतना बेल नहीं है कि क्या बात अपने मुंह से निकालनी है और क्या नहीं। सना कुछ कहे बिना ही उठकर चली गई थी। मेरा छोटा भाई जुबैर कहने लगा, अम्मी, आप बिला वजह गुस्सा क्यों करती हैं? आपको तो ऐसे लोगों के मुंह ही नहीं लगना चाहिए। आप बात करने से पहले इस बात का तो ख्याल रखा करें कि कोई आपके लेवल का भी है या नहीं। जुबैर की बात सुनकर अम्मी बेइंतहा खुश हो चुकी थी। वो कहने लगी, बेटा, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी भाभी को उसके हाल पर छोड़ा हुआ है। मैं तो उसे मुंह लगाना भी पसंद नहीं करती। मेरी बीवी के मुतालिक ऐसी अजीब सी बातें हो रही थी कि मैं ये सब कुछ सुनकर बहुत बेचैन हो गया था, इसलिए वहां से उठकर ही चला गया। मैं कमरे में गया तो सना कहने लगी, क्या बात है नौमान, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मैं बोला, मैं तुमसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारा मकाम दिलाने में नाकाम रहा हूँ। अभी तक मेरे घर वाले तुम्हारे खिलाफ उसी तरह की अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं। वो कहने लगी, नौमान, क्या हो गया है आपको? इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आपने मेरे लिए हर तरह की कोशिश की है। सच कहूं तो मुझे भी आपके घर में बहुत मजा आता है। अब ये मेरा घर है, मुझे इस घर में बहुत सुकून मिलता है। क्या हुआ अगर आपकी वालिदा ने मुझे कबूल नहीं किया? मगर मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपके घर का हर फर्द मुझे कबूल करेगा। मैं सना की बातें सुनकर एकदम से हल्का फुल्का हो गया था। मैं बोला, सना, तुम तो आज बहुत पुरुमीद नजर आ रही हो। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। वाकई किसी ने सच ही कहा है कि एक अच्छी बीवी इंसान को खुशी और सुकून देती है। मुझे आज भी अपने इस फैसले पर फख्र है कि मैंने तुमसे शादी की है। वो मुस्कुरा दी थी और फिर मुझे दूध का गिलास थमाकर बोली, आप ये दूध पी ले। मैं सना के हाथ से गिलास पकड़कर दूध पीने लगा था। वो उठकर बाथरूम में चली गई तो मैंने दूध उससे चोरी छुपे गिरा दिया था, क्योंकि मेरा कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं चाह रहा था। फिर सना मेरे पास आकर बैठ गई और बातें करने लगी। मैं बोला, सना, मैं चाहता हूं कि अब हमारे घर नन्हा सा मेहमान आ जाए। मेरी बात सुनकर सना के चेहरे पर अफसुर्दगी फैल गई थी। वो कहने लगी, हाँ, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि हमारे घर एक छोटा सा मेहमान आ जाए। मगर फिर जब मैं सोचती हूँ कि उसकी दादी ने अगर उसे ये कहकर धुतकार दिया कि तुम्हारी माँ कम हैसियत के घराने से है, तो फिर मैं क्या करूँगी? मैं ऐसे माहौल में बच्चा नहीं चाहती। मेरी ख्वाहिश है कि पहले मुझे आपके घर वाले कबूल कर लें, फिर मेरा बच्चा हो जिससे सबका ढेरों प्यार मिले। मैंने सर हिला दिया था और बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मगर मेरे ख्याल में अगर हमारे यहाँ बच्चा हो जाएगा तो अम्मी तुम्हें जल्दी कबूल कर लेंगी। सना कहने लगी,
मैं किसी के कंधों पर रखकर बंदूक नहीं चलाना चाहती। मैं अपने बेटे को मोहरा नहीं बनाना चाहती। मैं अपने बलबूते पर सबकी मोहब्बतों को जीतना चाहती हूँ। मैं सना की बात सुनकर उसे कुछ कहना चाहता था। क्या कहना चाहता था ये मैं भूल गया था, और फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मैं बोला, सना मुझे नींद आ रही है, आप सो जाएं। मगर मैं जल्दी से उठा और कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया था। मैं बोला, तुम दरवाजा लॉक करना भूल जाओगी, मैं खुद ही कर लेता हूँ। वो मुस्कुराने लगी तो मैं सोने के लिए लेट गया था। न जाने कितनी देर में यूं ही बेसुध सोता रहा था। फिर मेरी आंख अचानक ही खुल गई थी। मैं उठा तो ये देखकर हैरान रह गया था कि आज भी कमरे में मेरी बीवी मौजूद नहीं थी। लॉक खुला हुआ था। मैं तो अपना सर थाम कर बैठ गया। मेरा दिल बेचैन सा हो गया था। मैंने जब कमरा लॉक करके चाबी अपनी साइड टेबल पर रख ली थी तो फिर सना ने नींद में चाबी कैसे ढूंढी। मैं उठकर खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकल आया। मुझे इल्म था कि आज भी सना लॉन में ही होगी, इसीलिए मैं उधर ही आ गया था। मगर आज मैंने अपने कदमों की आहट को आहिस्ता रखा था। मैं बहुत ही गैर महसूस कुन अंदाज में आगे बढ़ा था। तब मुझे महसूस हुआ था कि मेरी बीवी किसी के साथ महुए गुफ्तगू थी। सना कह रही थी कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारी खातिर तो मैं हर हद पार करने को तैयार हूँ। मैं चकरा कर रह गया था कि सना आखिर ये सब किससे कह रही है। मैं आगे बढ़ा और बोला, सना ये सब क्या हो रहा है। वो मेरी तरफ देखकर शर्मता रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दूसरा सांस भी नहीं ले पाएगी। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था तो दूसरा रंग जा रहा था। वो कहने लगी, नौमान आप कहाँ से आए हो। मैं तो अभी आपके साथ ही बातें कर रही थी। आप इस दरख्त के पास खड़े थे, आप यहाँ से कैसे आ गए। सना बहुत बौखलाई हुई थी। वो इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं अजीब से जज्बात का शिकार था। सना ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया और बोली, नौमान मुझे बचा लें, मुझे न जाने क्या हो गया है, कहीं मैं मरने वाली तो नहीं। मैंने उसका हाथ थाम लिया और बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। वो न जाने क्या कुछ कहती जा रही थी, मुझसे दिलासे मांग रही थी, जबकि मैं तो बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। कुछ कहने को था ही नहीं मेरे पास। वो कमरे में आकर फिर से सो गई थी और मैं सारी रात जागता रहा था। मुझे सना की बहुत फिक्र हो रही थी। न जाने उस बेचारे के साथ क्या मसला हो गया था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपनी हर रात की नींद कुर्बान कर दिया करूंगा और अपनी बीवी का ख्याल रखूंगा। अगली रात सना ने मुझे दूध का गिलास थमाया तो मैं बोला, साइड पर रख दो, मेरा जी नहीं चाह रहा पीने को। उसने नफी में सर हिला दिया और बोली, आपको ये दूध तो पीना ही पड़ेगा। मैंने महसूस किया है कि आप बहुत कमजोर हो गए। सना जिद करने लगी तो मुझे दूध पीना ही पड़ा था। आज उसने मुझे पूरा गिलास पिला दिया था। मैं उससे बातें करना चाहता था मगर मैं खुद को बहुत ही निढाल सा महसूस कर रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उठकर 2 घूंट पानी ही पी लेता। तब मुझे एहसास हुआ था कि मुझे दूध नहीं पीना चाहिए था। मैं बड़ी गहरी नींद सोया था। सुबह उठा तो मेरी दुनिया अंधेर हो चुकी थी। मैं लुट चुका था। सना की बिस्तर वाली साइड खाली पड़ी थी। सिरहाने पर एक खत पड़ा था जिसमें लिखा हुआ था, नौमान मैंने आपसे बहुत मोहब्बत की थी। मुझे ऐसा लगा था कि आपके बाद मेरे दिल में कोई और जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सकेगा, मगर मेरी ये खाम ख्याली साबित हुई थी। नौमान मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई है, इसलिए मैं आपका घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। नौमान हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। इस खत के साथ खुला के पेपर भी पड़े, उन पर दस्तखत कर दीजिएगा। मैं सब पढ़कर फूट फूट कर रोने लगा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या गया है। जिस औरत के लिए मैंने सबसे टक्कर ली उसने मुझे किसी के साथ नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा था। थोड़ी देर बाद ही मेरे कमरे का दरवाजा धड़ाम की आवाज से खुल गया। मेरी अम्मी सामने खड़ी थी। वो कहने लगी, बहुत बहुत मुबारक हो नौमान, तुम्हारी बीवी तो तुम्हें बड़ा इनाम देकर गई है। अब तुम्हें समझ में आया कि छोटे घर की लड़की से शादी करने से क्या होता है। ऐसे घरों की लड़कियों को दूसरों की इज्जत का अंदाजा नहीं होता, क्योंकि उनकी खुद की कोई इज्जत नहीं होती। अब जब सबको पता चलेगा कि चौधरी नौमान की बीवी उसे छोड़कर भाग गई है तो सोचो तुम्हारी कितनी बदनामी होगी। लोग क्या कहेंगे कि तुम्हें ऐसी क्या कमी थी जो तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ गई। नौमान तुम्हारे इस इश्क ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने चौधरियों की इज्जत मिट्टी में रोल दी है। मैं एकदम से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। मुझे सफिया किचन में मिल गई थी। वो बहुत डरी सहमी थी। मैं बोला, तुम जानती थी ना सना के मुआशके के मुतालिक, मगर तुमने मुझे आगाह नहीं किया। तुमने ऐसा क्यों किया। मैं तुम्हें तनख्वाह देता रहा मगर तुमने मेरी ही पीठ में खंजर घोंप दिया। बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो थर थर कांपने लगी थी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, साहब जी मैं किसी भी चीज़ से वाकिफ नहीं थी। मैं बोला, अपनी बकवास बंद करो तुम। मैं इतना भी बच्चा नहीं हूं अब कि मुझे ये भी पता न चले कि इस सब में तुम्हारा क्या किरदार था। खैर तुम भी मेरी इज्जत को खराब करने में बराबर की शरीक थी, इसलिए अब तुम ही मुझे सुरखरू करोगी। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, आप हुक्म करें। मैं गुस्से से फुनकार कर बोला, हर जगह ये बात मशहूर कर दो कि सना मर चुकी है। आज रात उसका जनाजा है। तुम जानती हो क्या सना की जगह कब्र में कौन उतरेगा। सफिया तुम उतरोगी, मगर मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें जिंदा निकाल लूंगा। मैं तुम्हें कब्र में छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने अभी तुमसे बहुत से राज मालूम करने हैं। मैंने अभी तुमसे सना के आशिक का नाम भी उगलवाना है। सफिया मेरी कदमों में गिर गई और बोली, चौधरी साहब मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत करें। मुझे मरने से पहले जिंदा दरगूर मत करें।
मुझे नहीं था कि बीबी जी की नीयत में खोट है, नहीं तो मैं उनकी पूरी पूरी निगरानी करती और आपको हर चीज से आगाह करती थी। मैंने सर झटक दिया और बोला, आज रात तुम कब्र में उतरने के लिए तैयार हो जाना। मेरे सर पर गुस्सा सवार था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि पूरी दुनिया को तहस नहस कर दूं। मैं अम्मी के पास आया और उन्हें अपने मंसूबे से आगाह किया तो वो कहने लगी, नौमान, अब तुम जो कुछ मर्जी कर लो, एक बार जो होना था वो हो गया है, तुम अपनी इज्जत नहीं बचा पाओगे। मैं बोला, अम्मी आप इस बात की फिक्र मत करें, मैं जानूं और मेरा काम, मैं चौधरियों की इज्जत यूं ही खराब नहीं होने दे सकता। मैंने गांव की मस्जिद में ऐलान करवा दिया था कि चौधरी नौमान की बीवी इंतकाल कर गई है और आज रात 7 बजे उसका जनाजा है। अभी मेरी अवलीन तरजीह अपनी इज्जत बचाना थी। मैंने सोच लिया था कि जब ये मामला जरा ठंडा पड़ जाएगा तो मैं सना को पाताल से भी निकाल लाऊंगा। खैर अब मुझे सफिया की फिक्र थी। वो कब्र में लेटने के नाम से बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुकी थी। मुझे यही डर था कि कहीं वो ऐन मौके पर काम न खराब कर दे, इसलिए सोचा कि सफिया को जाकर जरा डरा धमका दूं। मैं सफिया के पास गया और बोला, सफिया, अगर तुम कब्र में लेटना नहीं चाहती तो मुझे बताओ कि तुम्हारी जगह तुम्हारे बड़े बेटे को कब्र में उतार दूं या छोटी बेटी को। वो मेरी बात सुनकर लरजने लगी थी। वो बोली, साहब जी, मैं कब्र में लेटने को तैयार हूँ, मगर आपसे एक दरखास्त है, जब आप मेरी कब्र कुशाई करने आए तो तन्हा आइएगा, किसी और को साथ मत लाइएगा। मैं चाहती हूँ कि ये राज हम दोनों के दरमियान ही रहे। मैंने सर हिला दिया था। न जाने उसमें अचानक इतना हौसला कैसे आ गया था। खैर मैंने सारा इंतजाम कर लिया था। इस सब में अम्मी ने भी मेरा साथ दिया था। हमने कफन पहनाकर सफिया को लुटा दिया था। पूरे गांव के लोग ताजियत पेश करने आ रहे थे। फिर आखिर जनाजा उठ गया और सफिया को कब्र में लिटा दिया गया। सब लोग मुझसे इज़हार अफसोस कर रहे थे। फिर मैंने बहुत जल्दी जल्दी सबको कब्रिस्तान से वापस भेज दिया था। मैं चाहता था कि सफिया को बखैर आफियत कब्र से निकाल लिया जाए। मैं भी कब्रिस्तान से निकलकर अपने डेरे पर आ गया था। सफिया ने मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं तन्हा ही जाकर उसकी कब्र खोलूं, मगर मुझ में इतना हौसला नहीं था, इसलिए अपने 3 खास बंदों को साथ लिया और बोला कि एक बहुत ज़रूरी काम है, मुकम्मल राजदारी से मेरे साथ साथ चलो। और एक मुलाजिम से बोला कि तुम उस कब्र को खोलो, जब तुम थक जाओगे तो मुझसे कह देना, मैं दूसरे आदमी को भेज दूंगा। मेरे मुलाजिम की आंखों में बहुत से सवालात थे, मगर उसके लब खामोश थे। वो जाकर कब्र की खुदाई करने लगा था। तब अचानक ही 3 आदमी पीछे से आए थे और उन्होंने मेरे मुलाजिम पर हमला कर दिया था। मेरे बाकी मुलाजिम चौकन्ना बैठे थे। उन्होंने बाहर से आने वाले आदमियों पर धावा बोल दिया था। वो इस बात से नावाकिफ थे कि कब्रिस्तान में और भी आदमी मौजूद हैं, इसलिए हमलावर बौखला कर रह गए थे। मेरे आदमियों ने उन पर काबू पा लिया था। मैं भी अपनी टॉर्च लेकर वहीं पहुंच गया था। ये देखकर तो मेरी जान ही निकल गई कि उन हमलावरों में एक मेरा सगा छोटा भाई भी मौजूद था। मैं बोला, जुबैर, तुम यहाँ? उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा था। वो कहने लगा, भाई, आप सना को तलाक नहीं देंगे तो मैं आपकी जान ले लूंगा, क्योंकि मैं हर हाल में उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं हक्का बक्का रह गया था। खैर मैंने अपने मुलाजिम को इशारा किया तो उन्होंने जुबैर और उसके साथियों को गाड़ी में डाला और मेरे साथ डेरे पर ले आए थे, जबकि एक मुलाजिम ने सफिया को कब्र से निकाल लिया था। मैं बोला, जुबैर, मुझे बताओ, क्या तुम कब्रिस्तान में मेरी जान लेने के लिए आए थे? उसने इस बात में सर हिला दिया और बोला, मैं सना के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बोला, ये जानते हुए भी कि वो मेरी बीवी है, तुमने उससे इश्क लड़ाया, तुम्हें शर्म नहीं आई? वो गुस्से से धाड़ा और बोला, भाई, आपने भी उस लड़की से शादी फकत इसलिए की थी कि उस पर जुल्म होते हुए भी देखते रहेंगे? आपने उसको अपना नाम तो दिया था, मगर मकाम दिलाने में नाकाम रहे थे। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे सना के साथ हमदर्दी हो गई। मैं उसके दुख दर्द बांटने लगा था और यूं हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। तो वो कहने लगी कि नहीं, हम शादी के बाद इसी हवेली में रहेंगे और तुम ये साबित करोगे कि तुम अपने भाई से 100% बेहतर हो। वो तो मुझे मकाम नहीं दिलवा सका, तुम मुझे मेरा मकाम जरूर दिलवाओगे। तुम मुझसे शादी के बाद अपनी वालदा से इस हवेली के तमाम इख्तियारात लेकर मुझे दे दोगे। कहो मंजूर है। मैंने उसकी हर शर्त मान ली थी और यूं वो मेरे साथ भाग गई। हम इद्दत के बाद निकाह करना चाहते थे, मगर आज उसने खुला के कागजात पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, तो मजबूरन मुझे आपको रास्ते से हटाने की कोशिश करना पड़ी थी। मैं बोला, ठीक है, मैं सना को तलाक दे दूंगा, मगर तुम उसके साथ खुश नहीं रह पाओगे, तुम्हें जमाने वाले जीने नहीं देंगे। जुबैर बोला, भाई, मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। मैंने सर हिला दिया और खुला के कागजात पर दस्तखत कर दिए थे और अपना गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए लंदन आ गया हूँ। मैंने किसी से भी कोई राब्ता नहीं रखा था, मगर मेरा एक दोस्त कभी कभार मुझे फ़ोन करके गांव के तमाम हालात से आगाह कर देता है। वो मुझे बताता है कि गांव वालों ने मेरे भाई जुबैर का जीना हराम कर रखा है। वो जहाँ भी जाता है लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मुझे ये सुनकर ना खुशी होती है और ना ही दुख होता है। मैंने उन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दिया है। मैंने सुन रखा है कि सना के यहाँ तीसरे बेटी की पैदाइश हुई तो उसने उसका नाम नौमान रखा है। न जाने उसने ऐसा क्यों किया। क्या वो अपने किए पर पछताई होगी और इसी पछतावे ने उसे ये सब करने पर मजबूर किया है क्या? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।